तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि लिमिटेशन क्यों, ठीक है, लिमिटेशन की डेफिनेशन क्या है, विभिन्न अपराधों के लिए लिमिटेशन की डेफिनेशन और लिमिटेशन का जो विस्तार है, लिमिटेशन की जो अवधि है वो कितनी है, लिमिटेशन कब से प्रारंभ होगी। और अब हम लोग बात करेंगे कि लिमिटेशन एक बार प्रारंभ हो जाएगी, यानी लिमिटेशन का बीतना एक बार प्रारंभ हो गया तो वो कतिपय दशाओं में रुक जाएगा, जबकि सामान्य नियम यह होता है कि लिमिटेशन एक बार बीतनी शुरू हो गई तो वो लगातार बीतती रहेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं जिनमें लिमिटेशन का बीतना रुक जाता है, और उनकी चर्चा हम लोगों ने बात की थी कि जब लिमिटेशन एक्ट पढ़ा था तब भी उन बातों की चर्चा हुई थी और ये बताया गया था कि अगर निम्नांकित दशाएं हैं तो लिमिटेशन बीतना प्रारंभ जरूर होगी लेकिन रुक जाएगी और तब तक रुकी रहेगी जब तक लिमिटेशन एक्ट में बताई गई दशाएं मौजूद रहेंगी। लेकिन चूंकि वो लिमिटेशन एक्ट यहां लागू होता ही नहीं, वो लिमिटेशन एक्ट किस पर लागू हो रहा, सिविल कार्यवाही पर, और यहां दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में बात चल रही। तो जो मूल सिद्धांत है लिमिटेशन एक्ट का, यानी लिमिटेशन एक्ट जिस सिद्धांत पर आधारित है उस सिद्धांत को तो क्रिमिनल कार्यवाहियों में लागू किया गया। सैद्धांतिक तौर पर लिमिटेशन यहां भी रखी गई क्योंकि रखी जानी चाहिए, लेकिन लिमिटेशन एक्ट को एज सच क्रिमिनल कार्रवाइयों पर लागू किया गया यह बात नहीं है। और लिमिटेशन सैद्धांतिक रूप से यहां क्यों रखी गई और लिमिटेशन एक्ट को एज सच लागू क्यों नहीं किया गया, इस संबंध में पिछली क्लास में चर्चा हुई है, इसलिए उस सबको दोहराने की जरूरत नहीं। अब जो बात चलनी है केवल इतनी कि कौन सी दशाएं हैं जिनमें लिमिटेशन का बीतना रुक जाएगा और रुका रहेगा। तो वो दशाएं लेजिस्लेचर ने धारा 516 में लिख दी और ये कहा कि इन दशाओं में लगने वाला समय या ये दशाएं जितने समय तक मौजूद रहेंगी लिमिटेशन की गणना करने में उतने समय का अपवर्जन कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कि इस चैप्टर में जिन अपराधों के बारे में लिमिटेशन रखी गई है वो अधिकतम 3 वर्ष या उससे कम कारावास से दंडित किए जाने योग्य अपराध है। आपने पढ़ा था कि वे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है उनके संज्ञान के लिए 6 महीने ये लिमिटेशन की अवधि ये निर्धारित की गई है। और वे अपराध जो 1 वर्ष से अनधिक अवधि यानी 1 वर्ष या उससे कम इतनी सजा से दंडनीय है उसके संज्ञान के लिए 1 वर्ष, और जो 1 वर्ष से ऊपर किंतु 3 वर्ष से अनधिक यानी 3 वर्ष या उससे कम इतनी सजा से दंडनीय अपराध हैं उनके संज्ञान हेतु लिमिटेशन कितनी रखी गई, 3 वर्ष। और शेष अपराधों के संबंध में कोई लिमिटेशन नहीं, अर्थात उन अपराधों का संज्ञान 1 युग इसके बाद भी लिया जाना यदि संभव है तो लिया जाएगा। लेकिन जिन अपराधों के लिए यह लिमिटेशन बताई गई है वो लिमिटेशन एक बार बीतना कब से प्रारंभ करेगी,
इसके संबंध में भी पिछली क्लास में चर्चा हुई, ठीक है, कि लिमिटेशन कब से काउंट की जाएगी। तो जिस डेट से लिमिटेशन काउंट की जाएगी वो कब से होगी? जिस दिन से लिमिटेशन बीतना प्रारंभ हुई वो दिन छोड़ने के बाद अगले दिन से काउंट होगी। और ग्रेगरी कैलेंडर के हिसाब से 6 महीने और साल भर ये काउंट किए जाएंगे। और ये 6 महीने इस प्रकार काउंट किए जाएंगे कि अगर धारा 516 इसमें वर्णित स्थिति आ गई तो ये स्थिति जितने समय कंटिन्यू रहेगी उतनी अवधि 6 महीने की गणना करने में बाहर निकाल दी जाएगी। अर्थात मानिए 516 सबसेक्शन 1 इसमें वर्णित स्थिति लिमिटेशन बीतना जिस डेट में प्रारंभ हुई उससे 1 महीने बाद अस्तित्व में आ गई और 10 साल तक कंटिन्यू रही, तो 10 साल तक लिमिटेशन का बीतना रुका रहेगा। और जैसे ही धारा 516 सबसेक्शन 1 में वर्णित स्थिति खत्म होगी उसके तत्काल बाद 5 महीने, 1 महीना तो पहले बीत चुका था, 5 महीने आपको अपराध के संज्ञान हेतु मिलेंगे। क्यों? अपवर्जन किया जाएगा उतनी अवधि का जितनी अवधि धारा 519 में, धारा 516 में वर्णित जो स्थितियां हैं वो अस्तित्व में रही, उतनी अवधि का अपवर्जन ये किया जाएगा। ये विधायी निर्देश यहां दिया गया। क्या कहता है? कहता परिसीमा काल की संगणना करने में उस समय का अपवर्जन किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार के न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अपराधी के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्परता से चला रहा है, ठीक है, कोई अभियोजन सम्यक तत्परता से जो चलना चाहिए वो अभियोजन नहीं चला, लेकिन त्रुटि और भूल हुई है, सम्यक तत्परता, ठीक है, जितनी तत्परता हो सकती थी उतनी तत्परता से अन्य अभियोजन चलाता रहा, जबकि वो अभियोजन चलना ही नहीं चाहिए था उस अपराध के बारे में, जो गलती चलता रहा। तो फिर जिस दिन ये गलती प्रकाश में आएगी, पकड़ी जाएगी, तब तक हो सकता है उतनी अवधि जितनी इस अपराध के संज्ञान के लिए निर्धारित थी वो बीत चुकी हो, लेकिन इस अवधि का जितनी अवधि में वो सम्यक तत्परता के साथ अभियोजन चलाता रहा है, चाहे प्रथम बार के न्यायालय यानी विचार न्यायालय में, चाहे अपील और पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष, कहीं भी, उतना समय इस अपराध के संज्ञान के लिए जो निश्चित अवधि है उसकी संगणना करने में बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद अवधि की संगणना की जाएगी और लिमिटेशन के मुताबिक उसका संज्ञान अपराध का कर लिया जाएगा। ये लिखा है, कोई खास बात नहीं कहता, परंतु ऐसा वर्जन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित न हो और ऐसे न्यायालय द्वारा सद्भाव पूर्वक न किया गया हो जो अधिकारिता में दोष या इसी प्रकार के अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ था। यानी जो अभियोजन बिल्कुल पृथक तथ्यों के आधार पर आप चला रहे थे तब तो बात ही खत्म है, तब तो वो अपराध अलग है और ये अपराध अलग है, इसके लिए लिमिटेशन बीत गई, वो आप चलाते रहे तो चलाते रहिए। लेकिन समान तथ्यों पर आधारित अपराध था, जैसे एक चेक आपने किसी को दिया और वो डिटोनर है तो 138 एनआईए का भी अपराध बनना और 406 या 420 उसका भी अपराध हो सकता उन्हीं तथ्यों से बनना हो। आप 406 और 420 इसके लिए अभियोजन सम्यक तत्परता से चलाते रहे और मानिए तब तक
कानून ये कहता है कि नहीं, अगर स्पेशल लॉ में अपराध हुआ है तो अभियोजन स्पेशल लॉ में ही चलना चाहिए, जनरल लॉ में नहीं चलना चाहिए, यानी 406 420 में नहीं चलना चाहिए। आप सब में तत्परता चलाते रहे और न्यायालय ने उस सद्भाव पूर्वक यह ग्रहण किया था, यानी सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी के साथ उसे ग्रहण किया था। न्यायालय ने जांच की सत्य की कि क्या मेरे द्वारा यह विचारणा नहीं है, और माननीय न्यायालय के समक्ष सही विधि की स्थिति नहीं आ पाई और न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि मेरे द्वारा विचारणा नहीं है। अब उसके बाद अभियोजन चलता रहा। कालांतर में पता लगा कि नहीं, ये तो स्पेशल लॉ के अंतर्गत अपराध है और स्पेशल लॉ के अंतर्गत ही इसका अभियोजन होना चाहिए, 406 420 में चल ही नहीं सकता। अब 138 एनआई एक्ट, मानिए उसको सजा 1 साल या शायद 2 साल शायद सजा है, एकदम कंफर्म हमें याद नहीं, लेकिन 3 वर्ष से हर सूरत कम है। अब जब 3 वर्ष से हर सूरत कम है तो लिमिटेशन कितनी हुई, 3 साल, और अभियोजन यहां चलता रहा 20 साल, अपील उपील सब मिला के। अब अधिकारिता संबंधी त्रुटि या ऐसे अन्य कारण, यानी अधिकारिता संबंधी त्रुटि या स्पेशल लॉ, इसके अंतर्गत विचारणा होना चाहिए, यह अन्य कारण है जो अधिकारिता जैसा ही है, अधिकारिता न होने जैसा ही है, और न्यायालय सम्यक तत्परता पूर्वक या असम्यक सद्भाव पूर्वक ये सारे अभियोजन चलाता रहा। अब 20 साल बाद पता चला ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो अवधि की संगणना करने में ये सारी अवधि निकाल दी जाएगी धारा 516 सबसेक्शन 1 के मुताबिक, और आपका ऐसे मानकर मानो अभियोजन बिल्कुल नियत अवधि के भीतर संस्थित किया गया है, इस अभियोजन को पुनः चलाया जा सकेगा। यद्यपि हमने एनआईए का उदाहरण आपको समझाने के लिए दिया है, अन्यथा एनआईए एक्ट में जो लिमिटेशन संबंधी प्रोविजंस है, ठीक है, वो हाँ ठीक है, एनआईए एक्ट में लिमिटेशन बीत जाने के उपरांत उसको क्षमा करने के लिए सेक्शन है, लेकिन लिमिटेशन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया, तो लिमिटेशन के संबंध में यही प्रावधान लागू हो गए। ठीक है, तो जस्ट टू आपको समझाने के लिए यह उदाहरण दिया गया। ठीक है, तो ये अवधि उसमें से बाहर कर दी जाएगी। दूसरा कहता है जहां किसी अपराध की बाबत अभियोजन का संस्थित किया जाना किसी व्यादेश या आदेश के द्वारा रोक दिया गया है, वहां पर सीमा काल की संगणना करने में व्यादेश या आदेश के बने रहने की अवधि को उस दिन को जिसको वह जारी किया गया था या दिया गया था और उस दिन को जिस दिन उसे वापस लिया गया था अपवर्जित किया जाएगा। ठीक है, जहां किसी अपराध की बाबत अभियोजन का संस्थित किया जाना व्यादेश या आदेश इसके द्वारा रोक दिया गया। एफआईआर लिखी, कोर्ट ने स्टे कर दी, अभियोजन चार्जशीट फाइल हुई, कोर्ट ने स्टे कर दी, तो व्यादेश या आदेश के द्वारा जहां अभियोजन रोक दिया गया, जितनी अवधि तक रुका रहा, ठीक है, वो अवधि, और जिस दिन व्यादेश दिया गया था और जिस दिन व्यादेश खत्म हुआ, ये दोनों दिन मिला करके लिमिटेशन की गणना करने में जितनी अवधि बनेगी ये उससे बाहर कर दी जाएगी और फिर लिमिटेशन की गणना की जाएगी। मानिए अपराध उसी प्रकृति का है जिसके संबंध में यहां लिमिटेशन के प्रोविजन दिए गए हैं और उसके संबंध में अभियोजन व्यादेश या आदेश के द्वारा रोक दिया गया। तो जितना दिन व्यादेश या आदेश बना रहेगा और जिस दिन वो जारी किया गया और जिस दिन वो समाप्त हुआ, ये दोनों दिन सहित वो अवधि लिमिटेशन की गणना करने में बाहर कर दी जाएगी। बड़ा सामान्य सी बात है, कोई खास बात इसमें नहीं है। कहता जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई
या जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार या किसी अन्य अधिकारी की पूर्व अनुमति या मंजूरी किसी अपराध की बाबत अभियोजन संचित करने के लिए अपेक्षित है। महापरिसीमा काल की संगणना करने में ऐसी सूचना की अवधि या यथास्थिति ऐसी अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय अपवर्जित किया जाएगा। जैसे होता है एनआई एक्ट का ही फिर उदाहरण देंगे, उसमें जब आपका क्या होगा, चेक डिसऑनर होगा, तो डिसऑनर होने के तथ्य की सूचना एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक आपको प्रतिपक्षी को देनी है। आप प्रतिपक्षी को सूचना देंगे और वहां एक अवधि वर्णित है, उतनी अवधि की सूचना देंगे और उतनी अवधि के भीतर अगर उसने चेक में उल्लिखित धनराशि आपको नहीं दी तो फिर आप एक निश्चित अवधि के भीतर उसके विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत करेंगे। हालांकि ये एनआई एक्ट में ही लिखा है कि सूचना की जो अवधि है उसको लिमिटेशन की गणना करने में, ठीक है, बाहर कर दिया जाए, अर्थात सूचना के बाद एक निश्चित समय बताया गया है, उसके भीतर आपको मुकदमा लाना पड़ेगा। लेकिन केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको यहां पर एनआई का उदाहरण दे रहे कि ऐसे अपराध होते हैं जिनमें सूचना दिया जाना दूसरे पक्ष को जरूरी है। तो जितने दिन की सूचना दिया जाना जरूरी है उतना दिन की सूचना, उतने दिन की सूचना क्योंकि जरूरी है तो वो आप देंगे ही देंगे। तो लिमिटेशन की जब गणना करेंगे तो सूचना की अवधि को भी बाहर करेंगे। और ऐसे ही विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों की मंजूरी ये जरूरी होती है। जैसे आर्म्स एक्ट है, उसमें अभियोजन आप चलाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति ये जरूरी है। गैंगस्टर एक्ट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति ये जरूरी है। तो चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट के फॉर्म में आ जाने के बाद भी जब तक वो अनुमति नहीं मिल रही, ठीक है, तब तक की अवधि अपराध के लिए जो लिमिटेशन दी गई है, अपराध के संज्ञान के लिए, उसके लिए जो लिमिटेशन दी गई उसकी गणना करने में ये सारी अवधि बाहर निकाल दी जाएगी। क्योंकि हो सकता सूचना देने में और आपका जो अनुमति आदि प्राप्त करना है इसमें बहुत समय लग जाए, तब तक लिमिटेशन निकल जाए तो सारी अवधि बाहर की जाएगी। कहता है सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की संगणना करने में उस तारीख को जिसको अनुमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया और उस तारीख को जिसको सरकार या अन्य प्राधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ, दोनों का अपवर्जन किया जाएगा। और ये जरूरी भी है। जब आज हम आवेदन कर रहे हैं तो कल उनके पास पहुंचेगा। अगर वो कल भी अनुमति दे दें तो भी तो आज आवेदन हमें करना था, तभी तो वो कल अनुमति देते। तो आज का दिन भी तो लिमिटेशन से अपवर्जित होना चाहिए। और कल वो अनुमति अगर देंगे तो मेरे पास जब आएगी तभी तो हम मुकदमा प्रस्तुत करेंगे, तो भी उससे अगला दिन तो हो ही जाएगा। तो दोनों दिन अपवर्जित होने ही चाहिए, लॉजिकल यही है। और वो सारा समय भी अपवर्जित होना चाहिए जितना मंजूरी देने में लगा, तो दोनों सारा कुछ अपवर्जित किया जाएगा। कहता है परिसीमा काल की संगणना करने में बाद समय अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान अपराधी भारत से बाहर किसी राज्य क्षेत्र से जो केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा है। भारत से ही तुम बाहर रहे, ठीक है, मान लीजिए, हालांकि उन पे तो और भी मामले हैं, लेकिन हर ये आपका जो विजय माल्या और आदि आदि है, उन्हें लाने में ही इतना समय लग रहा है, सारा लिमिटेशन तो इसी में निकल जाएगा। तो वो प्रोविजन भी दिया है कि अगर आप भारत से बाहर रहे हैं तो वो सारी अवधि लिमिटेशन की गणना करने में बाहर कर दी जाएगी। फरार होकर या अपने को छिपाकर गिरफ्तारी से ही बचता रहा है तो भी लिमिटेशन से बाहर की जाएगी। अच्छा, कहता है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। लिमिटेशन आज खत्म हो रही
और आज की तारीख में कोर्ट बंद है, ठीक है, तो भी यह माना जाएगा कि आज की तारीख लिमिटेशन से निकाल दी गई, यानी कल कोर्ट खुला है तो यह माना जाएगा कल लिमिटेशन खत्म होगी, यह माना जाएगा। अच्छा, न्याय को जो कानून है इसमें कोई भी शब्द उसका जो सामान्य जनरल सेंस है उससे नहीं समझा जाता है। यहां हमेशा शब्द तात्विक स्वरूप में समझा जाता है। ताला लगा हुआ हो तभी न्यायालय बंद है यह नहीं माना जाएगा, बल्कि न्यायालय में ताला न भी लगा हो लेकिन न्यायालय में जो कामकाज होता है वो कामकाज नहीं हो रहा तो न्यायालय बंद ही माना जाएगा, क्योंकि ताला लगा या नहीं लगा इससे क्या फर्क पड़ता है। जरूरी यह है कि वहां काम हो, अगर काम नहीं हो रहा तो न्यायालय बंद ही माना जाएगा। अच्छा, चूंकि मामला अपराधों का है और अपराध समाज के विरुद्ध है और कानून और व्यवस्था का जन्म इस समाज में सुव्यवस्था के लिए हुआ, इसलिए अगर न्यायालय जितने घंटे खुलता है उनमें से 1 या 2 घंटे भी बंद रहा है तो माना जाएगा कि उस दिन न्यायालय बंद था, क्योंकि हो सकता है हमारे पास उसी समय न्यायालय में मुकदमा फाइल करने की सुविधा हो, उसके बाद हमारे पास सुविधा ही ना हो। तो अगर अपराध का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा तो नुकसान व्यक्ति का तो होगा ही होगा, समाज का नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए यहां यह कहा गया कि अगर न्यायालय 1 या 2 घंटों में भी बंद था, उसमें कामकाज नहीं हो रहा था, तो ये मान लिया जाएगा इस धारा के लिए कि न्यायालय बंद था। देखें क्या कहता है, यदि परिसीमा काल का दिन, परिसीमा काल उस दिन समाप्त होता है जब न्यायालय बंद है, तो न्यायालय उस दिन संज्ञान कर सकता है जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है। यानी आज बंद है, 1 महीने बंद रहे, 2 साल बंद रहे, जैसे कोरोना बंद रहा, कितने दिन बंद रहेगा इससे कोई मतलब नहीं, जिस दिन खुलता है उस दिन संज्ञान होगा, वो उतना सारा समय निकाल दिया जाएगा। न्यायालय उस दिन इस धारा के अर्थांतर्गत बंद समझा जाएगा जिस दिन अपने सामान्य काम के घंटों में वह बंद रहता है। कितने घंटे बंद रहता है नहीं लिखा है, सामान्य काम के घंटों में वह बंद रहता है, बस इतना ही लिखा है। तो अगर 2 और 3 घंटे भी बंद है, 1 घंटे भी बंद है तो भी बंद माना जाएगा। चालू रहने वाला अपराध, जो अपराध लगातार चालू रहते हैं, जैसे व्यपरण लगातार चालू रहता है, नहीं व्यपरण नहीं, अपहरण लगातार चालू रहता है, व्यपरण तो तत्काल कंप्लीट हो जाता है, क्रूरता लगातार चालू रहती है, ठीक है। तो कहता है किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा काल उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है। जैसे विवाहित महिला के साथ क्रूरता पिछले 7 साल से की जा रही है, आज भी की जा रही है, ठीक है, तो आज से भी नया परिसीमा काल प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, 3 साल के भीतर हो सकता है। तो ये लिमिटेशन का मामला खत्म हुआ। अब मिसलिनियस ये शुरू हो रहा है। मिसलिनियस में क्या आप देखेंगे, ये चैप्टर चूंकि लास्ट है, अंतिम चैप्टर, और अंतिम चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। धारा 1 से भी खूब पूछा जाता है और अंतिम चैप्टर की धाराओं से भी खूब पूछा जाता है। बड़ी मुश्किलों से ये दिन आते हैं जब अंतिम चैप्टर शुरू होते हैं। 500 550 धाराएं हैं और एक एक धारा पर 1-1 घंटा लगा है। बड़े दिनों में ये शब्द आता है। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं। 520 कहता उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारणा। आपसे लगातार बताया गया है कि हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है और वो स्वयं विचारण कर सकता है। यद्यपि उसने मेरी याददाश्त में कोई विचारण नहीं किया है।
मेरी याददाश्त तो मीनिंग भाई, हमने ऐसा होते नहीं देखा है, लेकिन जो कुछ हमने नहीं देखा वो हो नहीं सकता, ये तो बात नहीं है। हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, ये हम लोग पीछे की कई धाराओं से देखते चले आ रहे हैं। वहां एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा ये देखा हम लोगों ने, उन्हें सजा देने की ताकत कितनी है ये देखा हम लोगों ने, और सेक्शन 520 ये बताएगा कि अगर हाईकोर्ट किसी मामले का विचारण करेगा तो वो प्रक्रिया किस विचारण की अपनाएगा, क्योंकि विचारण की जो प्रक्रियाएं हैं वो तीन ही चार है: समरी, सम्मन, वारंट और सेशन। हाईकोर्ट के समय समक्ष विचारण की कोई प्रक्रिया है ही नहीं, और हाईकोर्ट को किसी भी मामले के विचारण का हक है। और जब हम लोगों ने ट्रांसफर संबंधी प्रोविजंस देखे थे, तो उच्च न्यायालय के समक्ष अगर आप किसी मामले को ट्रांसफर कराने गए तो आपको बताया गया था कि वे उस मामले को ट्रांसफर करने के बजाय स्वयं सुन सकते हैं, और आपको यह भी बताया गया था कि उस समय अगर वो सुनेंगे उस मामले को तो विचारण की वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो प्रक्रिया अपनाई जाती किसके द्वारा, विचारण न्यायालय के द्वारा। लेकिन अगर उन्होंने किसी भी मामले का स्वयं संज्ञान किया है तो फिर वो मामला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मना करके क्यों नहीं रखती कि समय फोन ना करें, 5 से 6 हम अपने फोन नहीं उठाते, हम भी तो अपने फोन नहीं उठाते। तो अगर जब तक घर से ना हो, कोई बहुत आवश्यक ना हो, तब तक अपना उठाएं। घर से ही था तो घर को कहो कि 5 से 6 जब जरूरी हो तब मिलाएं, ठीक है। तो जब उसने स्वयं संज्ञान किया है उच्च न्यायालय ने, तब फिर चाहे मामला समरी ट्रायल का हो, चाहे सम्मन ट्रायल हो, चाहे वारंट ट्रायल हो, हमेशा प्रक्रिया जो वो अपनाएगा विचारण की वो सेशन ट्रायल की होगी। उस समय अन्य किसी भी विचारण की प्रक्रिया को वो नहीं अपनाएगा। ये विशेष फर्क है, ये विशेष अंतर है, और ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कहता है जब किसी अपराध का विचारण, किसी अपराध का, तो कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट, कुछ नहीं। उसने कहा कि जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा 447 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है। धारा 447 वही ट्रांसफर वाला मामला है, ठीक है। 447 में उच्च न्यायालय ट्रांसफर में जब आप जाते हैं तो स्वयं सुनना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहा, क्योंकि वहां लिखा है कि अगर ट्रांसफर न करके उन्होंने स्वयं सुना है तो विचारण की वो प्रक्रिया अपनाएंगे जो विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई जाती। इसीलिए शब्द नहीं है कि विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा 447 के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है, यानी स्वयं संज्ञान करके किया जाता है, तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका सेशन न्यायालय अनुपालन करता यदि उसके द्वारा उस मामले का विचारण किया जाता। यानी सेशन कोर्ट अगर उस मामले का विचारण करता तो जिस प्रक्रिया का अनुपालन करता वही प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाएगी। ये 520 कह रहा है, ठीक है। 521 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन मजिस्ट्रेट या जिस न्यायालय के समक्ष लाया गया उस न्यायालय को यह लगता है कि इस व्यक्ति का विचारण सेना न्यायालय द्वारा होना चाहिए, तो वो न्यायालय इस व्यक्ति को सेना न्यायालय द्वारा सौंपे जाने का आदेश कर देगा। शेष कोई विशेष बात इसमें नहीं है, सीधे सीधे पढ़ लेने लायक सेक्शन है। क्या कहता है
केंद्रीय सरकार इस संहिता से और वायुसेना अधिनियम, सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम और संघ के सशस्त्र बल से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से संगत नियम ऐसे मामलों के लिए बना सकेगी जिनमें सेना, नौसेना या वायुसेना संबंधी या अन्य ऐसी विधि के अधीन होने वाले व्यक्तियों का विचारण ऐसे न्यायालयों द्वारा जिसको यह संहिता लागू होती है या सेना न्यायालय द्वारा किया जाएगा, तथा जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, ठीक है, यानी उपरोक्त अधिनियमों में और इस संहिता के अधीन केंद्रीय सरकार ऐसे नियम बना सकती है कि उपरोक्त वायुसेना अधिनियम आदि के अंतर्गत जब लोगों का विचारण हो तो इसी संहिता के मुताबिक हो ऐसे नियम केंद्रीय सरकार बना सकती है, जरूरी नहीं बनाएगी, बना सकती है, ठीक है। और ठीक है, तथा जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और ऐसे अपराध के लिए आरोपित किया जाता है जिसके लिए उसका विचारण या तो उस न्यायालय द्वारा जिसको यह संहिता लागू होती है या सेना न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे नियमों को ध्यान में रखेगा और उचित मामलों में उसे उस अपराध के कथन सहित जिसका उस पर अभियोग है उस यूनिट के जिसका वह हो कमान ऑफिसर या यथास्थिति निकटतम सेना, नौसेना या वायुसेना स्टेशन के कमान ऑफिसर को सेना न्यायालय द्वारा उसका विचारण किए जाने के प्रयोजन से सौंप देगा। यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई व्यक्ति लाया गया है, एक संव्यवहार है जिसमें कुछ अपराध ऐसे हैं, ठीक है, जिनका विचारण मजिस्ट्रेट कर सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनका विचारण सेना न्यायालय द्वारा होना चाहिए। तो इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने जो नियम बनाए होंगे उनको ध्यान में रखेगा। केंद्रीय सरकार क्या कह रही है नियमों में, सारे के सारे मामले इसी के द्वारा विचारण योग्य बताए हैं केंद्रीय सरकार ने, या उन्होंने कहा नहीं सेना न्यायालय को सौंप दो। तो जैसा भी केंद्रीय सरकार ने नियम बनाए होंगे उसके मुताबिक मजिस्ट्रेट व्यवहार करेगा और जो कमांडिंग अफसर उस यूनिट का होगा, जिस यूनिट के महोदय होंगे या निकटतम जो सेना न्यायालय होगा उसे सौंप देगा। इस धारा में यूनिट के अंतर्गत कौन कौन है ये बताया गया है। सेना न्यायालय के अंतर्गत ट्रिब्यूनल्स ये भी हैं, ठीक है, जिनकी वैसी शक्तियां जैसे संघ के सशस्त्र बल को लागू सुसंगत विधि के अधीन गठित किसी सेना न्यायालय की होती है। यानी उन अपराधों के विचारण के लिए केंद्रीय सरकार ने सेना न्यायालय की जगह ट्रिब्यूनल ये बना दिए। ट्रिब्यूनल क्या होती है कई बार हम लोगों ने चर्चा की है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कहता प्रत्येक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध के लिए किसी अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ने और सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से अधिकतम प्रयास करेगा, और जब उसे किसी ऐसे स्थान में आस्थित या नियोजित सैनिकों, नाविकों या पूर्व वायु सैनिकों के किसी यूनिट या निकाय के कमान ऑफिसर से उस प्रयोजन के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होता है, ठीक है, जब ऐसा व्यक्ति उनके समक्ष आएगा तो वो उसे सुरक्षित तो रखेंगे ही, डिटेन करेंगे और ऐसी जगह पर डिटेन करेंगे जहां वो सुरक्षित बने रहें, क्योंकि उनका आगे विचारणा होना है। और जब उन्हें रिटन रिक्विजिशन अगर वहां के कमांडिंग अफसर वगैरह से प्राप्त होगा तो भेज देंगे, ठीक है, नहीं प्राप्त होगा तो अपने आप नियमों का ध्यान रखते हुए भेजेंगे। उच्च न्यायालय यदि ठीक समझे तो यह निर्देश दे सकेगा कि राज्य के अंदर स्थित किसी जेल में निरुद्ध किसी बंदी को सेना न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले के बारे में विचारण के लिए परीक्षा किए जाने के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाए। कोई यहां बंद है, उसे मिलिट्री कोर्ट को जरूरत है तो उच्च न्यायालय इस संबंध में आदेश देगा, वो मिलिट्री कोर्ट के समक्ष, यानी जैसे 266 सीआरपीसी, 267 सीआरपीसी जेल के भारसाधक अधिकारी किसी जांच विचारण या अन्य प्रयोजनों से न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष हाजिर करते थे निरुद्ध व्यक्ति को, उनके द्वारा आदेश किए जाने पर यहां सेना न्यायालय के समक्ष हाजिर करने के लिए उच्च न्यायालय आदेश करेगा। बस इतनी सी बात है। प्रारूप, प्रारूप की अंग्रेजी क्या, फॉर्म्स, कहां दिए, सीआरपीसी की सेकंड शेड्यूल में आपको दिखाया गया था कि डेथ वारंट का क्या प्रारूप होगा, चार्ज का क्या प्रारूप होगा, ठीक है, सम्मन का क्या प्रारूप होगा, वारंट का क्या प्रारूप होगा,
उसी प्रारूप में सम्मन वारंट सारे होते हैं वहां। वो प्रारूप लिखा कहां? सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल, ये आपकी फर्स्ट शेड्यूल है, और फर्स्ट शेड्यूल के पीछे आप देखेंगे तो प्रारूप संख्या 1 से शुरू हो गया। ये सारे प्रारूप हैं, ये सारे फॉर्म, ठीक है, जो दिए गए हैं। इसमें सारे प्रारूप दिए, सम्मन कैसा होगा, वारंट कैसा होगा, 82 की घोषणा कैसी होगी, 83 की कुर्की कैसे होगी, डेथ वारंट जो जारी होगा उसमें क्या लिखा होगा, सारी चीजें दी हैं। तो इन प्रारूपों में परिवर्तन का है किसका है, ठीक है, उसके बारे में सेक्शन है। कहता है संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए द्वितीय अनुसूचियों में दिए गए प्रारूप ऐसे परिवर्तनों सहित जैसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हैं, उसमें वर्णित संबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं, और यदि उपयोग में लाए जाते हैं तो पर्याप्त है। यानी अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण संबंधी शक्तियां हैं। उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण संबंध, ठीक है, पुनरीक्षण का सुपरविजन, पर्यवेक्षण, पुनरीक्षण की नहीं, अनुच्छेद 227 में जो ताकत है पर्यवेक्षण की है, पुनरीक्षण की गलत बोल गए, ठीक है। पुनरीक्षण की अंग्रेजी तो रिविजनल हुई और पर्यवेक्षण की अंग्रेजी सुपरवाइजरी हुई, ठीक है ना। तो 227 में जो ताकत है उच्च न्यायालय की वो कैसी है? सुपरवाइजरी, पर्यवेक्षण की। तो उच्च न्यायालय अपनी सुपरवाइजरी ताकत में अगर कोई प्रारूप परिवर्तित कर देता है तो बात अलग, और अगर परिवर्तित नहीं करता तो दंड न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक सम्मन वारंट या प्रत्येक आदेश का उसी प्रारूप में होगी जैसी लिखी है। अब यह भी हो सकता है कि एक प्रयोजन के लिए आदेशिका का प्रारूप दिया गया हो, लेकिन उससे मिलते जुलते प्रयोजन के लिए प्रारूप की जरूरत हो, और उससे मिलते जुलते प्रयोजन के लिए कोई प्रारूप यहां दिया ही ना गया हो, यह भी संभव है। जैसे आप देखेंगे तो अन्वेषण के दौरान व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के लिए धारा 167 में जो रिमांड तय होगा उसके लिए जो कस्टडी वारंट बनेगा अभिरक्षा में रखने का अधिपत्र, उसका प्रारूप दिया गया है। देखेंगे सेकंड शेड्यूल में तो है। उसके बाद चार्जशीट आ गई, लेकिन विचारणा ये कब शुरू होगा? जब संज्ञान हो जाएगा तब शुरू होगा, और संज्ञान से पहले प्रतियां दी जाएंगी। यानी पुलिस रिपोर्ट आने और संज्ञान होने के बीच, ठीक है, यदि अभियुक्त जमानत पर छोड़ा नहीं गया है तो अभिरक्षा में ही रहेगा और अन्वेषण खत्म हो चुका है। तो 209 जो पूर्व की सीआरपीसी है उसके अंतर्गत फिर कस्टडी वारंट बनेगा, उसका प्रारूप भी दिया गया है, ठीक है, उसका प्रारूप भी दिया है। अब मान लीजिए कमिटल है तो, यानी सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी है तो, और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणी नहीं है तो विचारणा प्रारंभ हो गया, तो अब फिर से कस्टडी वारंट बनेगा। क्यों? अब संज्ञान हो चुका है और विचारणा चल रहा है, ठीक है, तो अब कस्टडी वारंट फिर बनेगा, उसका प्रारूप भी दिया गया है। अब विचारणा खत्म हुआ, व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया, ठीक है, तो अब ये सारे कस्टडी वारंट नहीं बन सकते क्योंकि ट्रायल खत्म हो चुका है। और
क्या किया गया? सजा अभी मिली नहीं, क्योंकि पनिशमेंट पर सुनने के लिए डेट लगा दी गई। ठीक है, क्योंकि सजा के प्रश्न पर सुना जाएगा। चूंकि दोष सिद्ध हो गया तो जाएगा तो जेल अब। लेकिन अब कोई कस्टडी वारंट यहां दिया ही नहीं। ठीक है, आप देखेंगे तो जो प्रारूप दिए गए हैं, इस बीच के लिए कोई प्रारूप आई नहीं, कोई प्रारूप नहीं है इस बीच के लिए। ठीक है, जो थे अन्वेषण के दौरान, जो थे अन्वेषण की समाप्ति और कॉग्निजेंस के बीच में, जो थे कॉग्निजेंस और विचारण के बीच में, जो थे विचारण के दौरान, और अब जो होगा वो दोष सिद्धि के बाद का होगा। ठीक है, जब सजा मिल जाएगी तब कस्टडी वारंट बनेगा सजा भुगतने के लिए। ठीक है ना। लेकिन ये जो बीच में है, सजा और दोष सिद्धि के बीच, इसके लिए कौन सा कस्टडी वारंट बने? तो क्या कहता है, तब यहां देखा जाता है कि अनुच्छेद 227 में अगर हाईकोर्ट ने कुछ प्रारूप बना दिया तब बात अलग, नहीं बनाया तो क्या कहेंगे? प्रत्येक मामले की द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्रारूप ऐसे परिवर्तनों सहित जैसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, उसमें वर्णित संबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं, और यदि उपयोग में लाए जाते हैं तो पर्याप्त होंगे। तो जो कस्टडी वारंट पीछे अपने बनाए थे, उनमें आवश्यक परिवर्तन करके, ठीक है, उन्हीं कस्टडी वारंट्स को उपयोग में लाया जा सकेगा, और अगर उपयोग में लाया जाता है तो पर्याप्त होगा। ऐसी बस केवल एक सेक्शन 522 जो पहले 476 था, इसे लिखकर उन्होंने सारी समस्या का समाधान कर दिया। जब कभी प्रारूप की जरूरत होगी और उसके लिए कोई प्रारूप नहीं होगा तो हमेशा वो प्रारूप जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरत है, उस उद्देश्य से मिलते जुलते उद्देश्य के लिए जो प्रारूप दिए गए हैं, उनमें आवश्यक परिवर्तन करके इस उद्देश्य के लिए प्रारूप निर्मित कर लिया जाएगा। इसकी ताकत कहां से मिल रही? 522। ठीक है, फिर कहता 523 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को संभव बनाने वाला उपबंध। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए आपको बताया गया था कि विधायिका क्या करती है? नियम बनाने की ताकत किसी अन्य अथॉरिटी को दे देती है, और वो अथॉरिटी कोई भी हो सकती है। तो विधायिका द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर वो अथॉरिटी जो कुछ बनाती है उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है। और जिस एक्ट में यह ताकत दी जाती है उसे एक्ट, और इस ताकत के उपयोग से जो कुछ बनता है उसे नियम, विनियम, घोषणा, आदेश, इन नामों से जाना जाता है। तो सीआरपीसी या बीएनएसएस ये एक्ट है, और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति विधायिका ने दी है। इसलिए उच्च न्यायालय इस सेक्शन में दी गई सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही नियम बनाएगा, और इस सेक्शन में दी गई मर्यादाओं और सीमाओं का उल्लंघन करके अगर उसने कोई नियम बनाया तो वो नियम अल्ट्रा वायरस, जिसे हिंदी में शक्ति प्रस्ताव कहते हैं, वो माना जाएगा, और वो नियम शून्य कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर दो प्रकार के नियंत्रण होते हैं, संसदीय और दूसरा जुडिशियल। इन दोनों प्रकार के नियंत्रणों का प्रयोग करके
अगर उच्च न्यायालय सीमा के बाहर जाकर कोई नियम बनाता है, अर्थात सीमा के बाहर कब माना जाएगा, जो मर्यादाएं यहां लगाई गई हैं उनके बाहर जाकर नियम बनाता है तो नियम शून्य हो जाएगा। और यहां आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि कोई बड़ा नहीं, ना उच्च न्यायालय, ना विधायिका, ना कार्यपालिका, सब अपनी अपनी जगह बड़े। यह नियम उच्च न्यायालय बनाएगा और शून्य हो जाएगा। और शून्य करने वाला कौन होगा? वही उच्च न्यायालय जो नियम बनाएगा, वही होगा। ठीक है, क्योंकि नियम बनाते समय उनकी हैसियत और होगी और शून्य करते समय न्यायिक हैसियत होगी। ठीक है, और वही उच्चतम न्यायालय जो सारे मामले सुनता है, वे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही इस नियम को शून्य करेंगे। तो किन मर्यादाओं के अधीन देखें, कहता प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इसीलिए हम बड़ा जोर देकर पढ़ाते हैं ताकि आपकी बुद्धि खुले और आप ये अनुभव करें कि कोई छोटा और बड़ा नहीं। उच्च न्यायालय नियम बना सकता है, ताकत कौन दे रहा? विधायिका। और उस नियम का या इस ताकत का एक्सरसाइज एक्चुअल करने से पहले उच्च न्यायालय को पूर्व मंजूरी चाहिए। किसकी? राज्य सरकार की। तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सबके अपने काम है। जैसे हम खड़े होते कई बार, वो आएंगे, साहब ने कहा था इसमें फला फला गवाह परीक्षित होते, तो हम पूछा करते साहब कौन है? साहब कौन है? किस फाइल में कौन गवाह परीक्षित होगा इसे तय करना लोक अभियोजक का काम है। साहब का काम न्याय निर्णयन है। और अभियोजन के पक्ष में कौन साक्षी परीक्षित होगा ये लोक अभियोजक तय करेगा। और अब अभियोजन के समर्थन में जो साक्ष्य दिया जाएगा वो उन्हें लेना होगा। साहब कौन होते हैं? ये तय करने वाले। सबके अपने काम है। न्याय निर्णय के क्षेत्र में लोक अभियोजक नहीं बोलेगा, वो उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन एविडेंस देना मेरा काम है, हम तय करेंगे। लेकिन आपने तो समझ ही रखा है कि कोर्ट सर्वशक्तिमान है, कानून सर्वशक्तिमान है, वो जो कह रहा है वो होगा। न कोर्ट, न अभियोजन, न बचाव, कोई नहीं। ठीक है, तो कहता है यहां राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के बारे में नियम बना सके। बस जिस बारे में बना सकेगा उसी बारे में बनाएगा, जिस बारे में नहीं बना सकता उस बारे में नहीं बनाएगा। तो किन किन चीजों के बारे में नियम बना सकता है वो भी लिखा है यहां। किन किन चीजों के बारे में? वे व्यक्ति जो अधीनस्थ दंड न्यायालयों में अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे। कोर्टों में एप्लीकेशंस लिखना यह भी एक काम है, हालांकि सब जगह उनकी नियुक्ति नहीं है अर्जी लेखकों की, लेकिन उनके संबंध में नियम उच्च न्यायालय बना सकता है कि अमुक अमुक व्यक्ति अर्जी लेखक होंगे, उनकी शैक्षिक अर्हता इतनी होगी, उन्हें एक अर्जी का इतना पैसा मिलेगा। अर्जी लेखकों के संबंध में सारे नियम बना सकते हैं। जरूरी नहीं बनाए ही, बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति दिए जाने, उनके द्वारा कामकाज करने और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों का मापमान तथा उनका विनियमन बताया। ऐसे व्यक्ति कौन? जो अर्जी लेखक के रूप में काम करेंगे। उनकी शैक्षिक अर्हताएं क्या होंगी, वो कितनी फीस लेंगे, सारी चीजें वो तय कर सकते हैं। इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्त्री प्रबंधित करना और वह प्राधिकारी है जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया जा सकेगा और शास्त्रियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अवधारित करना। नियमों में वो ये भी लिखेंगे कि ऐसे लोग जो अर्जी लेखक के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे, अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं जिसके अधीन उन्हें लाइसेंस मिला है अर्जी लिखने का, तो उन्हें क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, उन्होंने उल्लंघन किया नहीं किया इसका अन्वेषण कौन करेगा और दंड कौन देगा, उस संबंध में प्राधिकारियों की नियुक्ति आदि भी किए जाने के संबंध में वे नियम बना सकेंगे। ठीक है, कोई अन्य विषय जिसका राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उल्लंघित किया जाना अपेक्षित है, किया जाए।
ठीक है, कहता है एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रोवाइडेड बाय रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नियम राज्य सरकार बना दे कि इन विषयों का भी, यानी राज्य सरकार नियम बनाकर उच्च न्यायालय से यह कह सकती है कि इन विषयों के संबंध में और नियम आप बनाइए। तो जिन विषयों के संबंध में राज्य सरकार उनसे कह देगी कि इन विषयों के संबंध में भी नियम बनाइए, उन विषयों के संबंध में भी वे नियम बना सकेंगे। इस धारा के अधीन बनाए गए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, तो किए जाएंगे। कहता 524 कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। पीछे हम लोग पढ़कर आए हैं कि पुरानी सीआरपीसी थी उसमें 107 की शक्ति, 133 की शक्ति, ठीक है, 133 सीआरपीसी की, 145 सीआरपीसी की, 147 सीआरपीसी की, 144 सीआरपीसी की, ये शक्तियां कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को थीं। यहां यह कहेगा कि 107, 133 को छोड़कर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां 144, 145, 147 इसके संबंध में थी, अगर राज्य की विधायिका प्रस्ताव पारित करके राज्य की कार्यपालिका यानी राज्य की सरकार को इस बात के लिए सशक्त कर दे कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय, शायद उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसा लिखा है, अभी देख लेंगे, राज्य सरकार वो शक्तियां जो 144, 145, 147 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को थी, न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा भी उपयोग की जाएंगी। तो ऐसी शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा भी उपयोग की जा सकेंगी। यद्यपि उत्तर प्रदेश में अभी ये नियम राज्य सरकार ने नहीं बनाए और ना ही इस संबंध में उत्तर प्रदेश की विधायिका ने कोई प्रस्ताव पारित किया, लेकिन ऐसा हो सकता है। कहता है, देखें, यदि किसी राज्य का विधानमंडल संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा देता है तो राज्य सरकार आज्ञा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 127 या धारा 128, धारा 129, धारा 164 और धारा 166, ये देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है ना। 127 मेरे ख्याल से 107 के बाद वाली शक्तियां होंगी, ठीक है। कहता है 127, 128, 129, 164 और 166। पहले 107 133 छूटी हुई थी, अब भी शायद वही होगी छूटी हुई, ठीक है, देख लीजिएगा। में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। इसका मतलब यह हो गया कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगा लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर राज्य सरकार यह निर्देश देती कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी होंगी तो उन्हें होंगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को नहीं होंगी, और अगर वो कहते हैं दोनों को होंगी तो दोनों को होंगी, ठीक है, ये स्थिति रहेगी। आगे कहता है 525, ये आपसे ऐसे पूछा जाता 525 सेक्शन कि वो कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी में जिसमें नेचुरल जस्टिस के जो 3 नियम है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के मामले में निर्णायक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अधिनियमित किया गया है, यह पूछा जाता है आपसे। और वो नियम सेक्शन 525 में अधिनियमित हुआ है। आप देखें किस ढंग से अधिनियमित किया गया। कहता है कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले का जिसमें वह पक्षकार है या वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना, जिसमें उसके न्यायालय से अपील होती है, न तो विचारण करेगा, न उसे विचारणार्थ सुपुर्द करेगा, और न कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने द्वारा पारित या किए गए किसी निर्णय
या आदेश की अपील ही सुनेगा। ठीक है, यानी अथॉरिटी मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस, यह नियम भी यहां है, और किसी को भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, यह नियम भी यहां है। दोनों उसने सीधे कहा कि कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अगर वैयक्तिक रूप से किसी में हितबद्ध है या स्वयं पक्षकार है तो वो उस मामले को सुनेगा नहीं, ना विचारणा और सुपुर्द तक नहीं करेगा, या एक ही दशा कि उसके न्यायालय से जिस न्यायालय को अपील होती है उसकी अनुमति मिल गई हो तो कर भी सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सामान्य नियम ये नहीं करेगा और अपने ही निर्णय की कोई अपील भी नहीं सुनेगा। यानी जैसे आज हमने डिसाइड किया, कल हम सेशन जज हो गए और सेशन जज के रूप में मेरे ही पास अपील आ गई, मेरे ही निर्णय की, तो नहीं सुनेंगे आप। ठीक है, तो दोनों बातें यहां आ गई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहता है कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में केवल इस कारण से कि वह इससे सार्वजनिक हैसियत में संबद्ध है या केवल इस कारण से कि उसने उस स्थान का जिसमें अपराध का होना अभिकथित है या किसी अन्य स्थान का जिसमें मामले के लिए महत्वपूर्ण किसी अन्य संव्यवहार का होना अभिकथित है अवलोकन किया है और उस मामले के संबंध में जांच की है, इस धारा के अर्थ में पक्षकार या व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध न समझा जाएगा। एक उसने एक्सप्लेनेशन लिखा कि भाई एक चीज की चोरी की गई, अब चोरी एटीएम मशीन की है, उसी से हम भी पैसे निकालते हैं, उसी से ये भी निकालते हैं, तो केवल हम भी पैसे निकालते हैं इस कारण से व्यक्तिगत रूप से उसमें इंटरेस्टेड नहीं मान लिए जाएंगे। या हमने अपराध के अन्वेषण में मजिस्ट्रेट की जांच हम लोगों ने पढ़ी थी, अंतर्गत धारा 176 सीआरपीसी, हमें सीआरपीसी का ही सेक्शन याद है, तो केवल किसी ने जांच की किसी मामले की या किसी स्थान का अवलोकन किया, निरीक्षण था स्थानीय, ठीक है, ये सब किया, तो केवल इस कारण से उसे व्यक्तिगत रूप से उसमें इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा। शेष अगर इंटरेस्टेड है तो फिर नहीं सुनेगा। ठीक है ना, ये आपका 526 और 527 526 वो सॉरी 525 और 526 कहता है, ये भी खूब पूछा जाता है, विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेटों के तौर पर न बैठना। कोई अधिवक्ता जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा। जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रैक्टिस करता है उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में या उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा। सीधी बात उसमें लिखी। ठीक है, फिर कहता है विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना या उसके लिए बोली न लगाना, जो खूब पूछा जाता है। आप ही को संपत्ति का विक्रय करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किया गया, आप ही विक्रय करना है, तो अगर आपको ही संपत्ति के लिए बोली लगानी है या संपत्ति को खरीद लेने की अनुमति दे दी गई तो संपत्ति का सही और उचित मूल्य आप देंगे, इसकी संभावना ठीक है कम है, क्योंकि आप चाहेंगे कम से कम पैसे में हमें संपत्ति मिले, और जो संपत्ति का मालिक है उसका हित इसमें है कि अधिकतम रुपए में उसकी संपत्ति बिके। इसलिए जरूरी है कि आपको यह संपत्ति खरीदने से रोक दिया जाए। जब हम लोग बीएनएस सब शुरू ही करने वाले देखेंगे वहां भी इस प्रकार का प्रोविजन है, आप नहीं ठीक है खरीदेंगे, और अगर खरीदेंगे तो वहां दंड मिलेगा। उस लोग से जो खरीदने के लिए सशक्त नहीं फिर भी खरीदता है, और यहां प्रक्रिया में भी प्रतिबंध लगाया कि आप उसके लिए न तो बोली लगाएंगे और ना ही उसे खरीदेंगे जिसका विक्रय आप स्वयं करना है। ठीक है, कहता है कोई लोक सेवक जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति के विक्रय के बारे में किसी कर्तव्य का पालन करना है, उस संपत्ति का न तो क्रय करेगा और न उसके लिए बोली लगाएगा। तो ये यहां तक हो गया। अब 528, 29, 30 और 31 मात्र 4 सेक्शन बचे हैं। ईश्वर चाहेगा तो कल हम लोग इसका समारोह कर लेंगे, देखेंगे।